नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण चतुर्थी। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार की कैबिनेट की बैठक सोमवार यानी 14 जुलाई को दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। बैठक में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, मानसून से हुए नुकसान और जन सुनवाई जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति, बजट घोषणाओं की प्रगति, सरकारी भर्तियों की स्थिति और विभागवार कार्य योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। विशेष ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, खनिज और जल संकट से जुड़े प्रस्तावों पर रहने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दे भी बैठक में रखे जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक में हाल ही में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्टिंग पर चर्चा होगी। मंत्रियों से उनके जिलों में हुए दौरों का फीडबैक भी लिया जाएगा ताकि राहत और मुआवजा कार्यों को प्रभावी बनाया जा सके। मंत्रिपरिषद की बैठक में जयपुर में प्रस्तावित भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा भी होगी। मुख्यमंत्री का फोकस जनता से सीधा संवाद और फीडबैक पर है। ऐसे में इसे एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा जयपुर में आगामी दिनों में होने जा रहे राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को लेकर तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित कई राष्ट्रीय नेता भाग लेंगे। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ रणनीतिक बिंदुओं पर भी विचार मंथन किया जाएगा। संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सरकार के रुख और प्राथमिकताओं पर चर्चा संभावित है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैवलर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में 2 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा कोटा ग्रामीण के बुढ़ादित थाना क्षेत्र में हुआ। घायलों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग इंदौर से करौली एक कार्यक्रम में जा रहे थे। जब ट्रैवलर चंबल पुल पर पहुंची तो उसकी भिड़ंत टेम्पो से हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय समाज के लोग भी कोटा एमबीएस अस्पताल पहुंचे। हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी है। समाज के पदाधिकारी सोनू सोनी ने बताया कि परिवार के लोग सगाई समारोह करके इंदौर से करौली लौट रहे थे। अन्य लोगों का इलाज जारी है। बुढ़ादित थाना अधिकारी रघुनाथ सिंह ने बताया कि बुढ़ादित के पास 8 लेन के एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान में दम तोड़ा। भीषण हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक 2 वाहनों में भिड़ंत का मामला है, लेकिन मौके पर एक वाहन मौजूद नहीं था। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में सुरेश सोनी, गीता सोनी और अनिल की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि ब्रिजेश की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और एक्सप्रेसवे की एम्बुलेंस भी आई, जिससे घायलों व मृतकों को तत्काल पास के जिले के देईखेड़ा अस्पताल ले जाया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया। गहलोत के बिहार चुनाव पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि संविधान के अनुरूप चुनाव निष्पक्ष करवाना चुनाव आयोग का दायित्व है। वो उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है। इसमें किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं। शेखावत ने आरोप लगाया कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। साथ ही उन्होंने राजस्थान में छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को संविधान सत्ता से बाहर होने के बाद याद आता है। अपनी अनुकूलता के आधार पर वो लोग नियमों को तय करते हैं और नियमों की व्याख्या करते हैं। उनकी प्रासंगिकता के ऊपर चर्चा करते हैं
शेखावत ने कहा, गहलोत सरकार ने 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी हार को टालने के लिए कई गलत नरेटिव बनाए। छात्र संघ के चुनाव को रोकने का पाप किसने किया था? मैंने तो कल कहा था कि जिनके घर दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं उछलना चाहिए। कांग्रेस ने 13 साल तक पंचायती राज का चुनाव नहीं होने दिया। तब आपको वो नियम कानून याद नहीं आए, उन्होंने बताया। जलापूर्ति को बैठक में 3rd फेज के कैनाल पर चर्चा हुई। चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इसका समय से पीछे चलते जाना, जिसको हम अपेक्षा करते थे कि पिछले साल पूरा हो जाएगा, अभी समीक्षा में सामने आया है कि वह दिसंबर तक पूरा होगा। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि जोधपुर की समस्याओं का समाधान का अधिकांश हिस्सा उसके साथ जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जोधपुर में जब कभी भी समय मिलता है तो अपना दायित्व का निर्माण करने के लिए लोगों के बीच बैठता हूं और उनकी समस्याओं को सुनता हूं। मुझे लगता है ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी होता है। पाली में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत उद्घाटन कार्यक्रम में गए, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। जिले के गुरलाई गांव में नए पंचायत भवन का उद्घाटन होना था। तभी गांव वालों ने विकास के काम नहीं होने और गंदगी जैसी समस्याओं पर हंगामा कर दिया। इसके बाद मंत्री कुमावत वापस लौट गए। उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस मामले में कांग्रेस भी कैबिनेट मंत्री को आड़े हाथ ले रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे हालराजस्थान बताते हुए तंज कसा और कहा कि जनता ने मंत्री को बिना उद्घाटन लौटाया। उन्होंने कहा कि माननीय को 17 माह के विकास का हिसाब जनता ने दिया और सच का आईना दिखाया। जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, पाली जिले के गुरलाई गांव में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पंचायत भवन का उद्घाटन करने पहुंचे तो स्वागत तालियों से नहीं बल्कि सवालों की बौछार से हुआ। गांव वालों ने ऐसे सवाल दागे कि सत्ता के मठाधीशों की नींव तक हिल गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता बोली, मंत्री जी ना झूठा शिलान्यास चाहिए ना झूठा भाषण। आपने 17 माह में क्या किया ये आप स्वयं देख लीजिए। गांव में सड़कों पर कीचड़ जमा है और विकास के काम भी नहीं हुए हैं। टीकाराम जूली ने कहा, मंत्री बिना फीता काटे, बिना तस्वीर खिंचवाए और चुपचाप लौट आए। वैसे ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। भाजपा के डबल इंजन ने राजस्थान को विकास नहीं विनाश का मॉडल बना दिया है। बांसवाड़ा के गढ़ी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कैलाश मीणा ने थाना अधिकारी के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने शनिवार 12 जुलाई को थाने के बाहर कार्यकर्ताओं और पीड़ित पक्ष के साथ धरना भी दिया। कार्रवाई की मांग करते हुए विधायक ने डिप्टी एसपी के सामने हाथ जोड़ते हुए पैर भी छू लिए। विधायक का कहना है कि पुलिस जनता की नहीं बल्कि दलालों की सुनती है। सीआई पर भूमाफियाओं से मिली भगत के आरोप लगाते हुए थाने के बाहर बैठ गए। उन्होंने कहा कि भूमाफिया और एजेंटों को थाने में बैठाया जाता है। जब इस मामले में थाना अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। विधायक कैलाश मीणा ने थाना अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस खनन और भूमाफियाओं की दलाली कर रही है। विधायक ने बताया, परतापुर कस्बे में एक पीड़ित की जमीन पर कब्जा और मोर गांव के एक अन्य भूमि विवाद मामले में पीड़ितों द्वारा थाने में रिपोर्ट दी गई थी। इसके बावजूद कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। इसी बात से नाराज विधायक खुद पीड़ितों को साथ लेकर गढ़ी थाने पहुंचे और थाना अधिकारी से न्याय की मांग की। विधायक कैलाश मीणा ने कहा कि गढ़ी थाना क्षेत्र में लगातार गरीब आदिवासियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर अवैध वसूली और जमीनों के मामलों में जानबूझकर जांच में देरी की जा रही है। उन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि थाने का स्टाफ भी सवाल पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं देता। धरने की सूचना मिलते ही गढ़ी डिप्टी सुदर्शन पालीवाल मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने में जुट गए। डिप्टी एसपी ने विधायक द्वारा मांगी गई जानकारी भी उपलब्ध कराई और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। हाल ही में अबापुरा थाना क्षेत्र में गेमन पुल के निकट गढ़ी के पूर्व मंडल अध्यक्ष की पोते और एक युवती का शव फंदे से लटका मिला था।
परिजनों ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को गिरफ्तार करने की मांग की थी, लेकिन मामले में सुनवाई नहीं हुई। एक मामला साल 2022 का मामला है। तात्कालिक पटवारी ने पीड़ित की दादी के नाम की जमीन धोखे से किसी के नाम कर दी और फिर दलालों ने उसे किसी अन्य को बेच दिया था। वृद्धा की मौत साल 2020 में हुई, जबकि जमीन 2022 में बेची गई। इस मामले में भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बजाय इसके पीड़ित को ही थाने में बैठा दिया गया था। सीकर शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में नीट की तैयारी करने आया छात्र ने सुसाइड कर लिया। निजी हॉस्टल के कमरे में बेडशीट से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। शनिवार बीती शाम को छात्र दिनेश कुमार ने सुसाइड किया। सूचना पर पहुंची उद्योग नगर थाना पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतरवाकर एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। छात्र के सुसाइड करने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मृतक छात्र दिनेश कुमार बालोतरा जिला के समदड़ी इलाके का रहने वाला था, जिसने 2 दिन पहले ही एक निजी हॉस्टल में एडमिशन लिया था और एक दिन ही कोचिंग गया था। उद्योग नगर थाने के एसआई रोहताश सिंह ने बताया कि शनिवार शाम सूचना मिली थी कि पिपराली रोड स्थित सूर्य नगर में निजी हॉस्टल में एक छात्र ने फांसी लगा ली। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो छात्र पंखे से लटका हुआ था। मृतक छात्र के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि छात्र दिनेश कुमार 20 पुत्र मिश्रा राम समदड़ी जिला बालोतरा का रहने वाला था। छात्र 2 दिन पहले ही हॉस्टल में आया था और सीकर में एक निजी कोचिंग में नीट की तैयारी कर रहा था। मृतक के छात्र के कमरे से किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपर्द कर दिया है। प्रारंभिक रूप से माना जा रहा है कि मानसिक तनाव के चलते छात्रा ने सुसाइड जैसा कदम उठाया है। फालना थाना क्षेत्र के एक युवक ने एक युवती और पूर्व सरपंच सहित 7 लोगों के खिलाफ हनी ट्रैप में फंसाने का मामला दर्ज करवाया। युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने को लेकर मानहानि का आरोप भी लगाया है। युवक ने रिपोर्ट में आरोप लगाते हुए कहा कि 5 साल पहले युवती का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया था। इस पर युवती को शक था कि ये वीडियो उसने सोशल मीडिया पर डाला है। ऐसे में युवती ने उस पर मुकदमा कराकर जेल भिजवा दिया था। युवती ने राजीनामा के 5 लाख रुपए भी मांगे थे। इसी मामले में इसके बाद वो जमानत पर बाहर आया युवक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो पाली जिले के जूना गांव का रहने वाला है। कानपुर में वो जॉब करता था। साल 2019 तक वो युवती के संपर्क में था। साल 2020 में युवती का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। युवक ने आरोप लगाया कि युवती ने शक के आधार पर उसके खिलाफ केस दर्ज कराया। इसके बाद राजीनामा करने की एवज में 5 लाख की डिमांड की थी। मामला अभी भी लंबित है। युवक इस मामले में जमानत पर बाहर है। युवक ने रिपोर्ट में बताया कि इसके बाद कामधंधे की तलाश में शहर से बाहर कानपुर चला गया था। 18 मई 2024 को अपने गांव वापस आया। बाइक से मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में स्कॉर्पियो में पूर्व सरपंच 6 से 7 लोगों के साथ आया और उसका रास्ता रोक लिया। जबरदस्ती सुनसान जगह पर स्थित मकान में ले गया। कपड़े उतारकर बेल्ट से बुरी तरह से मारपीट की पुलिस को दी तहरीर में युवक ने बताया कि लड़की ने भी उसे झाड़ू और बेल्ट से पीटा। इसके बाद माफी मंगवाई। उसे करीब 2 घंटे तक उसे बंधक बनाए रखा। इसके बाद छोड़ दिया। जाते जाते धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो जेल भिजवा देंगे। इस पर वो चुपचाप घर चला गया और रात को ट्रेन से जयपुर और फिर जयपुर से कानपुर चला गया। रिपोर्ट में युवक ने बताया इन सब घटनाओं के बाद 6 जुलाई 2025 को वो अपने गांव वापस आया तो उसके भाई रमेश ने उसके साथ हुई मारपीट का वीडियो बताया और कहा कि ये कई सोशल मीडिया ग्रुप में वीडियो वायरल हो रहा है। तब इसकी जानकारी हुई और घटना को लेकर 12 जुलाई को थाने में मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में ये भी बताया कि आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं।
जो युवाओं को लड़कियों के जरिए हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए मांगते हैं। नहीं देने पर लड़की से मुकदमा दर्ज करवा देते हैं।